जी मेरे भाई। अच्छा जी, आप इधर आइएगा जरा। अच्छा अब मेरी बात सुनना जरा बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं मुझे ना डिस्पोजल की एंट्री करके दे दें आप प्रॉपर जरा फॉर्मेट के मुताबिक, तो आप कर देंगे? वही स्टेप्स बताने हैं ना। चलें जरा आए करते हैं जी डिस्पोजल की एंट्री। जी पहले डिस्पोजल 1 की कर लेते हैं, फिर 2 की कर लेंगे भाई। जी शाबाश, बताएं जी कैसी होगी? जी कैसे होगी मेरे भाई, बताएं शाबाश। पहले क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, स्टेप वाइज चलो ना। अच्छा अभी ना जरा मुझे पूरी बात करने दीजिएगा, पूरी बात मुकम्मल कर लूं, फिर कोई सवाल हुआ तो दीजिएगा। जी डिस्पोजल किस दिन है? डिस्पोजल किस दिन है भाई? भाई ये क्या जादू हुआ? हाँ हाँ, ये जरा देखिएगा, आप चलता रहने दे, कैमरा चलता, मैंने हिलना ही नहीं है इधर से अभी 2-4 मिनट। जी फर्स्ट, ये पहला डिस्पोजल कब है? जी बताइएगा जी, पहला स्टेप क्या है जी? एसिड क्रेडिट। एसिड क्या? एसिड का नाम प्लांट, प्लांट 1 क्या है बच्चों? अच्छा अब जरा गौर से सुनिएगा बात। स्टेप नंबर 1 था जी, प्लांट को किताबों से क्या कर दो बच्चों? अपनी कॉस्ट से। किस से? कॉस्ट कितनी है? अच्छा एक बात और जरा, वो जो हम करते नहीं है डिस्पोजल डेबिट, डिस्पोजल डेबिट, फिर उसके बाद ही क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट, फिर तीसरा स्टेप होता है कैश डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट, और अगर लॉस आ गया तो मेरे आपके आने की वजह से बंद हो जाती है। मेरे वनडे टेकर आता था ना, लाइटें बंद हो जाती। वो क्या उसका नाम है जी, अगर लॉस, प्रॉफिट और लॉस डेबिट, और मेरे भाई डिस्पोजल क्रेडिट, ऐसी है ना। अच्छा आप जरा गौर से सुनिएगा बात भाईजान, आई कैप का एग्जामिनर ना इस बात को इतना जल्द, वो कहता है यार ये बार बार डिस्पोजल लिख रहे हैं, ये ना लिखें, जरूरत नहीं है। बस जब मैं आपसे ये पूछूं ना, जब मैं आपसे ये पूछूंगा डिस्पोजल की एंट्री क्या है, आपने उसके अंदर डिस्पोजल को नहीं लेके आना, आपने क्या एंट्री करनी है? आपने स्टेप नंबर 1 नहीं है जो, यानी प्लांट की जो कॉस्ट है, इससे क्या करते हैं बच्चों, बोलो शाबाश, क्रेडिट। दिमाग में सोच ले, बस डिस्पोजल क्या हो गया होगा? डेबिट। करना नहीं है, लिखना नहीं है। अच्छा अगर आप लिख भी देंगे तो ये गलती नहीं है, ये गलत नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ आई कैप का एग्जामिनर इसको पसंद नहीं करता, वो नहीं करता, वो करता ही नहीं एंट्री, वो डिस्पोजल को क्रेडिट, वो डिस्पोजल लिखता ही नहीं है। वो कहता है जी पास डिस्पोजल की जनरल एंट्री। तो आपने क्या करना है, आपने प्लांट को स्टेप नंबर 1 क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। डेबिट बस दिमाग में, डिस्पोजल हो गया। स्टेप नंबर 2 बताइएगा। अच्छा मैं दोबारा फिर बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं गलत नहीं है, गलत अगर आप प्लांट की कॉस्ट को डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, डिस्पोजल को डेबिट करेंगे, गलत नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं आई कैप का एग्जामिनर इस बात को पसंद नहीं करता, तो क्यों करना, हम भी नहीं करते, बस बात खत्म। क्यों अपना काम लंबा कर रहे हैं हमें जी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट जी कितना? 25 2571 25 जी। आगे बताएं जी, स्टेप नंबर 2 है जी ये। लक्ष्मी बताइएगा भाईजान, और प्रॉफिट और लॉस कितना था? प्रॉफिट और लॉस कितना था? अकल्ला शेयर क्रेडिट साइड पे यार है। 2 एक दफा सोच लें। 25 5 आप सही है? ये दे, ये क्या आ गया बच्चे? लॉस आ गया। अगली खुद कर लें, डिस्पोजल 2 की। ये तो डिस्पोजल 1 की है ना, डिस्पोजल 2 की खुद। भाईजान ये क्या, ये चलेगा नहीं, भी तो जाना है ना हमने, हैं? जी डिस्पोजल 2 की करवा दें, जल्दी करें, शाबाश। डिस्पोजल 2 भाई, डिस्पोजल 2, ये तो डिस्पोजल 1 है।
हाँ जी, डिस्पोजल 2। जी बच्चों, डिस्पोजल नंबर 2 जी बताएं जी, शाबाश। जी सर बताएं, जी बताएं, शाबाश। जी तारीख क्या थी जी? 31। जी बताएं, शाबाश। स्टेप नंबर 1, प्लांट क्या हो जाएगा बच्चों? जी कितना? जी मेरे भाई, और कितना जी? ये हमने कैलकुलेट की थी ना, ये डिस्पोजल 2 की स्टेप 2 14 जी। ये अगर आपसे कहीं ना डिस्पोजल की एंट्री करने, आपने बस स्टेप वाइज चलना है। मेरी बात समझे हैं? ओके है सर? ओके डन मेरे भाई? ठीक है सर जी, कर ले, नोट करें, शाबाश। जी नेक्स्ट चले मेरे भाई। अच्छा जी, ये जो हमने डिस्पोजल पढ़ा ना, ये डिस्पोजल है जी नॉर्मल वाला डिस्पोजल। एक डिस्पोजल होता है डिस्ट्रक्शन। क्या होता है बच्चों? यानी 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 क्या हुआ, जिसे आप कहते नहीं है, जिसे आप कहते हैं नॉर्मली, आपने कभी लफ्ज सुना होगा एबनॉर्मल लॉस। यानी एसिड क्या हो गया बच्चों? फ्लड आया, सही है जी। कोई क्या उसका नाम है जी, शॉर्ट सर्किट हुआ, सही है बच्चों। या कोई और हैवी किस्म का कोई मसला बन गया, सैलाब आया बच्चों, जलजला आ गया बच्चों, और मेरे भाई क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट हुआ, कोई फायर आग की वजह से एसिड क्या हो गया? डैमेज हो गया। क्या हो गया? अब जैसे वो पहले परफॉर्म कर रहा था, बड़ी सिंपल सी बात है, दूसरा तो नहीं परफॉर्म करना, तो आपने डिसाइड ये किया यार यार अब इस एसेट को क्या करें यार, इसको फारग करें, बेच दें। क्या मेरी बात समझे हैं? भाई इसमें नॉर्मल वाले डिस्पोजल में और इस डिस्पोजल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में 99% क्या है? सिमिलैरिटी है। क्या है मेरे भाई? इधर देखें, एसेट की कॉस्ट क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। स्टेप नंबर 2 क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्कुल वैसे ही होगा। स्टेप नंबर जो 3 है ना बच्चों, इधर अब जरा गौर से बात सुननी है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है जी, बाज़ औक़ात ऐसा होता है जी, बल्कि मोस्टली ऐसा ही होता है, बिजनेस ने इंश्योरेंस करवाई होती है। क्या करवाई होती है? एसेट क्या हो गया मेरे मासूम दोस्तों? एसेट क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया। क्या हो गया बच्चों? तबाह दे बच्चों, जलजला आया, सैलाब आया, क्या उसका नाम है? शॉर्ट सर्किट हुआ। एसेट अब उस तरह नहीं है जैसे पहले था। अब आपने ना ये मसला, आपने इंश्योरेंस करवाई है ना, तो इंश्योरेंस कंपनी वाले कंपनसेट करते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई? कंपनसेट करते हैं। अब इसकी पूरी स्टोरी कुछ इस तरह है बच्चों, अब इंशाल्लाह आप फर्म में जाएंगे, आर्टिकल्स में जाएंगे, तो तब आपके सामने ना इसकी पिक्चर आएगी प्रैक्टिकली। जब भी कोई नुकसान होता है, क्या होता है जी? इंश्योरेंस बेशक करवाई है, इंश्योरेंस कंपनी वाले ये नहीं कहते कि चूंकि आपने हमें रिक्वेस्ट की है तो बस ठीक है जी, हम आपको कंपनसेट करते हैं। ऐसा नहीं होता। आप क्या करते हैं बच्चों? बोलो शाबाश। ये रिक्वेस्ट बेचते हैं किनको? बोलो शाबाश। इंश्योरेंस कंपनी वालों को। सर ये मसला बना है, फिर इंश्योरेंस कंपनी वाले क्या करते हैं जी? अपनी टीम को उस जगह पे भेजते हैं कि देखें जाके क्या वाकया मसला है भी या नहीं। क्या ऐसा तो नहीं है कि क्या उसका नाम है जी, मसला इतना है नहीं जितने का इन्होंने क्लेम किया हुआ है। क्या मेरी बात समझे हैं? फिर इंश्योरेंस टीम जो है ना, वो एक्नॉलेज करती है। क्या करती है जी? कि हाँ हाँ, एक्नॉलेज का मतलब होता है तस्लीम करना, मानना कि हाँ वाकया ही मसला है। अब जिस वक्त हमें इंश्योरेंस कंपनी वालों ने एक्नॉलेज कर लिया, तो मेरे भाई इधर देखें, या तो इंश्योरेंस कंपनी वाले पैसे दे देंगे फौरन, या क्या करेंगे बच्चों? बोलो शाबाश। एक्नॉलेज करेंगे। क्या मेरी बात समझे हैं? एक्नॉलेज करने का मतलब होता है मानना, तस्लीम करना। अभी पैसे नहीं आए, अगर अभी पैसे नहीं आए तो बच्चों मुझे बताएं जरा शाबाश, इधर फिर क्या लिखना पड़ेगा? इसे कहते हैं इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। अच्छा, और वैसे भी नॉर्मली भी अगर नॉर्मल डिस्पोजल है, जिस बंदे को आपने बेचा है, आप उसे कहें कि यार पैसे, वो कहता है सर पैसे मैं आपको 10-15 दिन के बाद दूंगा, फिर भी इधर क्या आएगा?
लेकिन आज तक हमने जितने सवाल किए वो लफ्ज आ रहा होता है जी सेल प्रोसीड। अगर सेल प्रोसीड का मतलब है बेचकर इतने पैसे आगे हैं। अगर कभी लफ्ज आ गया रिसीवेबल का भी पैसे नहीं आए, इधर क्या लिखेंगे, रिसीवेबल ही आएगा ना। क्या मेरी बात समझे हैं? अच्छा जी, अगर बच्चों इंश्योरेंस कंपनी वालों ने एक्नॉलेज किया है फिर क्या आएगा, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल डेबिट। ओके मेरे भाई, तो इधर प्रॉफिट और लॉस चौथा स्टेप आ जाएगा, कोई फर्क नहीं है। और बात समझे हैं? चलें अब ये देखें, हाँ जब पैसे आ गए फिर एक नई एंट्री 12-15 दिन के बाद, महीने के बाद आप कर लेंगे, कैश डेबिट और इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। अच्छा अब इस तरह करें, ये एग्जांपल नंबर 2 आपको नजर आएगी, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव मेरा ख्याल है जरा कोई 6-7 होगा, जरा देखिएगा, देखें जाके जरा, शाबाश जी। जी बच्चों, अच्छा जी ये पेज नंबर क्या है, 129 8। अच्छा इधर देखें, कहता एज्यूमिंग डेप्रिसिएशन रेट टू बी 15% ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, प्रिपेयर डिस्पोजल का कहता प्रिपेयर डिस्पोजल की एंट्री, ऑल्सो प्रिपेयर क्या, डिस्पोजल अकाउंट। जी कहता मिस्टर लतीफ हैज एन एसेट, एक एसेट है जिसकी कॉस्ट कितनी है बच्चों, 4 लाख रुपए। कहता विच वॉज परचेज ऑन कब बच्चों, 1 अप्रैल 2005। कहता इट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय आग की वजह से, किस दिन, 30 जून 2008। यानी कितने साल गुजर गए होंगे, 31 दिसंबर ईयर एंड है, 9 महीने 5 में, पूरा साल 6 में, पूरा साल 7 में, यानी 2 साल और 9 महीने, और 8 में कितने महीने बच्चों, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसमें तो आ जाएगी ना, सिंपल तरीका है ना, तो मेरा ख्याल 3 साल और 3 महीने बनेंगे, तो 3.25 ईयर्स बनेंगे। कहता एंड ही रिसीव 45,000 फ्रॉम, और इंश्योरेंस कंपनी वालों ने पैसे भी दे दिए 45,000। जी एंट्री करते हैं, शाबाश एंट्री करें बच्चों, एंट्री करें, शाबाश एंट्री करें, एंट्री करें, एंट्री क्या होगी, शाबाश। डेट डिस्क्रिप्शन, भाई वो इसी चल रहे हैं वो वाला, दोनों चल रहे हैं। डेट डिस्क्रिप्शन इधर क्या आएगा, और इधर क्रेडिट। जी बताएं नहीं जल्दी, शाबाश। नहीं तारीख बताओ ना डिस्पोजल की, ये 30/6/2008 बच्चों, क्या कर रहे हो, एक्टिव एक्टिव नहीं है आप लोग जी। 30 जून 2000 क्या जी, स्टेप नंबर 1 बताएं, एसेट की कॉस्ट बता दें, एसेट का नाम प्लांट रख लें जी, बताएं जी कॉस्ट कितनी है, करो करो दुआ फिर बंद हो जी। जी बच्चों, भाई कह रहे हैं इस तरह तो हम अंधे हो जाएंगे, अल्लाह ना करे। हाँ अकल के अंधे तो पहले ही हो, खैर आंखों में इफेक्ट आ रहा है, रेटिना खराब हो जाएगा जी। क्या चाहता है, छुट्टी दे दे तुझे अभी, 4 लाख मल्टीप्लाई, जी बताइएगा भाई प्लीज, स्टेप नंबर 2 का जवाब बताओ ना जी। करो करो दुआ करो जी बच्चों, 4 लाख मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई बाय, जी बताएं नहीं जल्दी, शाबाश।
वो ठीक है बच्चों। अच्छा स्टेप नंबर 1 ये है जी। और जी कैश क्या है जी? इंश्योरेंस कंपनी वालों ने कैश दे दिया ना, रिसीवेबल होता तो मैं कहता इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल डेबिट। कितना यार? अभी भी लॉस ही है। कितना? ओके ओके सर भाई ठीक है, कोई मसला भाई नहीं, प्रॉब्लम। डिस्पोजल का अकाउंट बना लेंगे। अब जब डिस्पोजल का अकाउंट बनाना है तो ऐसे ही सोचना है। स्टेप नंबर 1 एसेट क्रेडिट, और डिस्पोजल वाला अकाउंट उल्टा नहीं पुट्ठा नहीं सोचना भाई आपने कि ये डिस्पोजल की एंट्री है तो ये डिस्पोजल में इसको क्या करना है, बोलो शाबाश भाई। देखो बड़ी सिंपल बात है, ये एसेट क्रेडिट हो रहा है तो डिस्पोजल क्या होगा बच्चों, ऐसे सोचना है। उल्टा बच्चे परेशान हो जाते हैं, वो कहते हैं सर ये तो डिस्पोजल के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे नहीं आएगा। वो चाचू डिस्क्रिप्शन है देखो क्या लिखी है, एसेट हो रहा है तो डिस्पोजल क्या होगा। अच्छा ये तो सोल्यूशन हमने एग्जांपल का किया ना, सोल्यूशन किसका जी? डिस्पोजल का अकाउंट, ये मैं इधर ही बना रहा हूं बस। बताएं जल्दी बताएं शाबाश क्या आएगा जी? बोले बोले बताएं शाबाश जी। क्रेडिट डिस्पोजल अमाउंट, रेफरेंस में क्या आएगा, प्लांट जी। आगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिस्पोजल 195,000 जी। 45,000 से कैश डेबिट डिस्पोजल, और बच्चों प्रॉफिट और लॉस बैलेंसिंग जी। अच्छा बच्चों को ना एक मसला आता होता है, मसले तो खैर बहुत ज्यादा हैं, मैं एक डिस्कस करने लगा हूं। एक ये है जी, जी मेरे भाई इधर देखें जरा, गौर से सुननी है बात, ये जरा गौर से सुननी है भाई। ये डिस्पोजल का अकाउंट है, किसका? अब जरा सुनना एंट्री को पढ़ते कैसे हैं। ये इस अकाउंट में हमने पोस्टिंग की है, क्या की है भैया? पोस्टिंग। क्या की है मेरे भाई? इधर देखें जरा, डिस्पोजल का किस साइड पे लिखा मैंने? तो कहते सर आपने डेबिट तो लिखा नहीं है। जितने मुंह उतनी बातें जी। डिस्पोजल डेबिट और प्लांट या जो भी है मशीन या जो भी है बिल्डिंग, वो क्या हो जाएगी? डिस्पोजल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसको ऐसे पढ़ते हैं, डिस्पोजल के अकाउंट में हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को पोस्ट किया कितने से? और अंग्रेजी में अगर कभी लिखा हो ना तो उस अंग्रेजी का तर्जुमा ट्रांसलेट कर लेते हैं। accumulated depreciation has been posted by rupees इतना in assets cost has been posted by rupees इतना in, यानी इसका मतलब ये होता है आपने एसेट को पोस्ट किया इस अकाउंट में, यानी डिस्पोजल डेबिट एसेट, इसे कहते हैं पोस्टिंग रूल्स। क्या कहते हैं भाई? डिस्पोजल क्रेडिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डिस्पोजल क्रेडिट कैश, डिस्पोजल क्रेडिट प्रॉफिट और लॉस एक्सपेंस है बच्चों। 4 लाख माइनस 195,000। औकात कितनी है चीज की? 2,05,000। बेची कितने की? 45 की, 45,000 की। तो इतना नुकसान हुआ ना बच्चों 160,000 का। क्या मेरी बात समझे हैं? क्या मेरी बात समझे हैं? अच्छा अब ना इधर क्वेश्चंस को ब्रेक लगा देते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको और पढ़ाना है आज बस, उसके बाद फिर आपको छुट्टी दे देंगे इंशाल्लाह। वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट क्या है? मजीद सवाल नहीं करते, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, डिटर्मिनेशन कॉस्ट ऑफ एसेट। अब जरा बात ना गौर से सुनने वाली है, अब जरा थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा। ये जो कॉन्सेप्ट इधर हम पढ़ने लगे हैं ना, ये कॉन्सेप्ट आपने पहले भी पढ़ा होगा, जिन बच्चों ने आईटीए पढ़ी है उधर भी डिटेल में पढ़ा होगा। और मेरी बात समझे हैं? ये पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है।
नहीं भी पढ़ा तो भाई इधर गौर से जरा सुन लें, ये कॉन्सेप्ट इतना अहम है भाई, सुनना जरा भजन, सुनना जरा, ये कॉन्सेप्ट इतना अहम है। आगे हमारे ना आगे हम हमारे ना मेरे भाई तकरीबन कोई 4-5 स्टैंडर्ड ऐसे हैं जिनका ताल्लुक ना नॉन करंट एसेट से है, और वो टेंजिबल एसेट से है। किससे है? तो ये किसी भी स्टैंडर्ड के अंदर ये कॉन्सेप्ट मिक्स होके आ सकता है कि एसेट की कॉस्ट को कैसे निकालना है। भाई बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि एसेट को जाके खरीदना जो है ना ये एसेट की कॉस्ट है। नहीं, ऐसा नहीं है। एसेट को सिर्फ खरीद के लेके आना ये एसेट की कॉस्ट नहीं है। एसेट को लेके आने का खर्चा, लेके आने का खर्चा जिसे आप कैरिज एक्सपेंस कहते हैं, जिसे आप ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कहते हैं, आप फ्रेट चार्जेस भी कहते हैं इसे। बात समझे भाई? अच्छा, उसके ऊपर जो आपने टैक्स पे किया है, अब टैक्स दो तरह के हैं, एक है जी रिफंडेबल, एक है सर इस तरह जुबानी बातें तो हमें नहीं ना याद रहेंगी भाई, इधर लिखा हुआ है सब इंशाल्लाह, अभी मैं जहन साजी कर रहा हूँ जी। एक टैक्स है बच्चों रिफंडेबल और एक है नॉन रिफंडेबल। रिफंडेबल का मतलब है जी वापिस हो जाना, ये इससे कभी भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाते। एक होता है नॉन रिफंडेबल, ये काबिले वापसी नहीं है, तो इसे एसेट की कॉस्ट में फिर ऐड कर देते हैं। अच्छा, लव्स टैक्स जो होता है ना, टैक्स, अब जरा गौर से बात सुननी है, ड्यूटी और टैक्स, क्या बच्चों? ड्यूटी, इन दोनों का मतलब ये है जी कि ये पैसे हमने किसको पे करने हैं? गवर्नमेंट को। किसको भाई? DUTY। अब बहुत सारी ड्यूटीज हैं, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, ये कुछ अभी कुछ बच्चे टैक्स पढ़ रहे होंगे ना तो शायद आपने ये नाम सुना हो, नहीं तो क्या उसका नाम है, सुन लेंगे इंशाल्लाह, नहीं तो एडवांस लेवल पे जाके तो फेडरल एक्साइज ड्यूटी आपके सिलेबस का पार्ट है। उसके बाद बच्चों कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी वो होती है बच्चों जब आप इंपोर्ट करते हैं ना, तो इंपोर्ट के ऊपर आपको ना कोई टैक्स वगैरह पे करना पड़ता है, वो कस्टम ड्यूटी में आता है, ये भी एक टैक्स है। उसके बाद बच्चों बजाते खुद इंपोर्ट, ये भी क्या है बच्चों? बोले शाबाश, इंपोर्ट, ये भी टैक्स है ना। इंपोर्ट करने पे टैक्स क्या उसका नाम है जी? इनकॉर्पोरेट होता है, इसे कहते हैं जी इंपोर्ट ड्यूटी। क्या कहते हैं बच्चों? इसके अलावा बच्चों इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, या जो भी है, अगर मेरे भाई उसके साथ ना क्वेश्चन में कोई लफ्ज नहीं लिखा कि ये रिफंडेबल है या नॉन रिफंडेबल, आपने हमेशा असम्पशन क्या लेनी है? ये नॉन रिफंडेबल है, और एसेट की कॉस्ट में क्या करना है? ऐड। मैं सब बताता हूं इंशाल्लाह। इसके अलावा मेरे भाई एसेट को लेके आने का खर्चा, उसकी हैंडलिंग कॉस्ट जो है, हैंडलिंग कॉस्ट क्या होती है? आपने जी 500 AC मंगवाए हैं जी कराची से, अब जो कराची से एसेट आपने मंगवाए हैं, AC सॉरी मंगवाए हैं, उसको लोड किया होगा बच्चों ट्रक के अंदर, कोई 3, 4, 5, 7 ट्रक्स में लोड किया होगा ना। एक तो ट्रक का खर्चा जो आपने कॉस्ट पे की, दूसरा मेरे मासूम दोस्तों वो जो लोडिंग के लिए वो जो बंदे आपने लगाए, 5-7 बंदे लगाए, उनको आपने पैसे दिए। फिर उसके बाद जब आपके वेयर हाउस में वो AC आ गए हैं, तो मेरे भाई आपने क्या करना है? उसको अनलोड भी करना है ना, ये तो नहीं कि ऐसे करना है तो अनलोड खुद ही हो जाने हैं, अनलोड भी करना है। लोडिंग अनलोडिंग जिसे हैंडलिंग चार्जेस भी कहते हैं, ये एसेट की कॉस्ट में ऐड होंगे। यस सर। उसके बाद मेरे भाई अब ये AC है, अब जरा गौर से सुनना, जरा गौर से सुनना, आपने बच्चों खरीद तो लिए हैं लेकिन लगाना भी तो है ना, और लगाना भी तो है ना, ताकि मेरे भाई जब कस्टमर आए तो उनको ठंडी ठंडी हवाएं मिले। तो इसे कहते हैं इंस्टॉल करना। क्या करना भाई? यार ये तो गैर मुनासिब सी बात नहीं है। AC मतलब इधर आया आपने रख लिया, AC जो है ना मेरे भाई इंस्टॉल किए बगैर तो हवा नहीं देगा ना। या क्या ये ख्याल है कि AC रखा, लोग आए, आपने कहा सर गर्मी बड़ी है, आपने कहा जरा AC नीचे पड़ा, थोड़ा लेटे जरा, इधर हवा आएगी आपको, सही है ना बच्चों, डायरेक्शन आपकी तरफ करते हैं, ये सही नहीं है। इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझे हैं? क्या मेरी बात समझे हैं मेरे भाई? अच्छा जी मेरे भाई, फिर जब एसेट होता है ना, जो जिस तरह प्लांट है, मशीनरी है, ये आ तो गया, अब मेरे भाई इंस्टॉल भी कर लिया, इसके बाद इसके ऊपर होता है टेस्ट रन। क्या करते हैं बच्चों इसे? टेस्ट रन। टेस्ट रन की कॉस्ट, टेस्ट रन का मतलब होता है चीज को चलाकर देखना। किसी भी चीज को क्या करना बच्चों? कमर्शियली बेचने से पहले उसको चला के देखा जाता है कि इससे बनने वाले यूनिट्स जो हैं बच्चों वो ऐसे तो नहीं है कि कोई खराब यूनिट्स बन रहे हैं जिससे हेल्थ इश्यूज हो, कोई डैमेज हो रहा हो, ऐसा मसला तो नहीं है। इसे कहते हैं जी टेस्ट रन कॉस्ट। एसेट को पहले चला के देखना। आप में से जंग से है कोई? जंग जी उधर शुगर मिल है जी, शकरगंज, उधर ना हम ऑडिट पे जाते होते थे। अच्छा वो क्या उसका नाम है जी, हम ना उन्हें ये कहते थे, हमारा ऑडिट का एक प्रोसीजर होता है कि जी जो एसेट्स पड़े हैं ना, जो एसेट पड़े हैं, क्या ये सही हालत में हैं भी या नहीं? सही है भाई, अगर वो सही हालत में नहीं है
तो जितने पे किताबों में आ रहा होता है उसकी वैल्यू उससे फिर कम पे रिकॉर्ड करना होता है ना, इसे कहते हैं इम्पेयरमेंट। क्या कहते हैं बच्चों? इम्पेयरमेंट लॉस। ये हमारा एक स्टैंडर्ड का नाम है, IAS 36 में हम आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो ये हमारे एक ऑडिट का प्रोसीजर। अब ना हम उन्हें रिक्वेस्ट करते थे कि यार हमने ना इनको देखना है जी ये एसेट सही तरह चल भी रही है या नहीं। वो चीनी बनाने वाली कंपनी है शकरगंज, वो हमसे ये रिक्वेस्ट करते थे, वो कहते थे सर जी आपने तो कह दिया ना एक दफा, कल को आपकी एक और टीम मेंबर आएगा वो कहेगा जी कि मेरे भी ऑडिट प्रोसीजर का ये पार्ट है, परसों को एक और बच्चा आएगा वो भी आके ये कहेगा जी मेरे भी ऑडिट प्रोसीजर का पार्ट है। कहते सर आपसे रिक्वेस्ट ये है, हम आप सारी टीम वालों को ना एक दिन इनवाइट कर लेते हैं, जिसने इस पर प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं आप सारी टीम मेंबर्स को एक ही दफा ले आए। सर कहते वो सीजन ऐसा होता था, वो सितंबर पे ईयर एंड उनका सितंबर था, तो हम जाते होते थे नॉर्मली अक्टूबर में जाते थे, 20-25 अक्टूबर। तो उस टाइम ना वो क्या उसका नाम है चीनी गन्ना छन्ने का वो सीजन नहीं होता, तो उसमें क्या होता था भाई वो उनकी प्रोडक्शन बंद होती थी, वो प्रोडक्शन नहीं हो रही होती थी, प्लांट बंद होता था। वो कहते थे सर ये स्पेसिफिकली आपके लिए ना हमें प्लांट को क्या करना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। सर इसकी कॉस्ट है, क्या है इसकी कॉस्ट है, किसी इंजीनियर को भी बुलाना पड़ेगा यार एसेट को चलाने लगे हैं 1-2 महीने से बंद है, कोई नुकसान ना हो जाए। कहते सर वो खर्चा लहदा इंजीनियर के आने की कॉस्ट है ना भाई। फिर उसके बाद सर जी इसका डीजल डालना पड़ेगा, उसके बाद जब ये चलेगा तो कमर्शियली यूनिट्स भी तो होंगे ना, बिजली भी तो होगी ना भाई। कहते सर अच्छी खासी इस पे कॉस्ट आनी है, तो सर बार बार ना हमसे ये काम करवाएं, एक ही दफा करवा लें। क्या मेरी बात समझी है? बिल्कुल इसी तरह जब एसेट नया बना रहे होते हैं या खरीद के लेके आ रहे होते हैं, उसको टेस्ट रन करने की क्या होती है मेरे भाई, कॉस्ट होती है। क्या मेरी बात समझे हैं? इसे कहते हैं जी टेस्ट रन कॉस्ट। क्या कहते हैं भैया? अच्छा इधर तक बातें समझ आई है मेरे भाई? आए अब जरा पढ़ने की कोशिश करते हैं, इन सब को ऐड करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? ऐड करेंगे किसके अंदर, जितने का आपने एसेट खरीदा होता है, फिर जाके आपके पास क्या आती है जी टोटल कॉस्ट। उसके अलावा कुछ और 1-2 चीजें सुन लें बच्चों। डिस्काउंट का नाम आपने सुना होगा, डिस्काउंट को माइनस करते हैं। डिस्काउंट की 2 किस्में हैं, अभी छोड़े बार फिलहाल बस इतना ही। डिस्काउंट अगर आपको मिला ना चीज पर, आपने उसको क्या करना है, कॉस्ट में से माइनस करना। उसके बाद ना गवर्नमेंट कभी कभी ना सब्सिडी दे देती है, ग्रांट भी कहते हैं सब्सिडी भी कहते हैं, तो भैया वो भी एक किस्म का बेनिफिट है ना, ये आपकी कॉस्ट को क्या करेगा, कम करेगा। डिस्काउंट सब्सिडी ग्रांट ये क्या कर देंगे, आपके एसेट की कॉस्ट को कम कर देंगे। इधर आए जी, बहुत तवज्जो से बात सुननी है अब जरा, ये जरा तवज्जो से बातें सुनने वाली हैं। कहता है जी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी में मेरे साथ 2 चीजें आती हैं, कितनी चीजें यार लिख रहे हैं साथ साथ, 2, लैंड एंड बिल्डिंग। भाई लिखो ना, लैंड एंड बिल्डिंग, या लिखा करो भाई, चीजों को लिखा करो। लैंड एंड बिल्डिंग मेरे मासूम दोस्तों लैंड एंड बिल्डिंग सर आगे सर। प्लांट के अंदर 2 चीजें होती हैं जी, प्लांट एंड मशीनरी। इसके अलावा बाकी जितने भी एसेट्स हैं, गाड़ी है बच्चों, कंप्यूटर है, फर्नीचर है, वो सब किस में आएंगे बच्चों, इक्विपमेंट। सर बात समझ आई? आर टेंजिबल आइटम्स, टेंजिबल वो होते हैं बच्चों जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। क्या था, डेट आर। अब जरा गौर से सुनना है, अब देखो ये जो चीजें हैं इनके मुख्तलिफ इस्तेमाल हो सकते हैं। कहता आपने सिर्फ ना टेंजिबल आइटम यानी IAS 16, हमारे स्टैंडर्ड का नाम है IAS 16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। कहता आर हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स। कहता उनका इस्तेमाल चीजों को बनाने में या बेचने के अंदर है। कहता ये आपका प्रॉपर्टी प्लान एंड क्या है, यानी सादा बात करूं तो ऑफिस यूज है। क्या है बच्चों, खुद इस्तेमाल करनी है चीजों को बनाने में या बेचने में। बेचने में क्या भाई, गाड़ी है, क्या है वो कस्टमर तक चीजों को छोड़ के आती है, डिलीवरी वैन है, तो वो एसेट होगी ना भाई जी। आगे कहता और सर्विसेज, या सर्विसेज वाला बिजनेस भी तो होता है ना, जिस तरह मैंने गाड़ी की एग्जांपल दी। कहता जी इसके अलावा फॉर, एक तो ये बात होगी, इधर पॉइंट बना लें जी, अगर तो उसको इस्तेमाल किया जा रहा है प्रोडक्शन में या सप्लाई में, तो एक बात तो ये होगी बच्चों यानी अपने इस्तेमाल में है। दूसरा रेंटल टू अदर्स। रेंटल टू अदर्स का मतलब समझिएगा, यानी आपके पास कोई भी एसेट ऐसा है जो आपने इस नीयत से खरीदा है कि कल को रेंट पे दे देना है। कहता ये है जी IAS 16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। इसकी एक एक्सेप्शन है, क्या है मेरे भाई, रेंटल टू अदर्स की एक्सेप्शन है मेरे भाई। कहता ये है प्रॉपर्टी, क्या है बच्चों, और ये है ऑल रिमेनिंग टेंजिबल एसेट। कहता अगर आपने पहले जनरल रूल सुने, कोई भी एसेट इस नियत से लिया कि कल को रेंट पे दे देना, कहता ये है IAS 16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, एक्सेप्ट
प्रॉपर्टी के, एक्सेप्ट किसके, जितने भी एसेट आपके पास हैं नॉन करंट। कहता अगर इस नियत से लिए हैं, गाड़ी है, जनरेटर है, कल को किस पे दे देना, रेंट पे। कहता ये IAS 16 है, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, एक्सेप्ट प्रॉपर्टी में कितनी चीजें हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, 2 चीजें। कहता अगर आप प्रॉपर्टी को इस नियत से खरीदा कि कल को रेंट पे देंगे, कहता ये फिर लैंड एंड बिल्डिंग, कहता ये फिर IAS 16 के स्कोप से निकल गया, ये चला जाएगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। किस में मेरे भाई, इसके लिए स्टैंडर्ड है IAS 40, इससे नेक्स्ट स्टैंडर्ड शायद मैं IAS 40 ही स्टार्ट करवाऊंगा, या IAS 40 स्टार्ट करवाऊंगा या IAS 36, दोनों में से कोई एक करवाऊंगा जी। इसके काउंटिंग ट्रीटमेंट कैसी होती है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की, उधर जाके पढ़ेंगे, फिलहाल इतना याद रखना है। इसके अलावा जितने भी एसेट्स हैं बच्चों वो क्या है, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। ये नोट कर लें, जल्दी से नोट कर लें, या तस्वीर लेनी है घर से करेंगे, हैं बुक पे नोट करना चाहिए, नोट तो आपको बुक पे करना चाहिए ना, शाबाश नोट करें। जी मेरे भाईजान जो इस रूम में बैठे हैं आप भी नोट कर लें, हाइब्रिड जल्दी करो, जल्दी, शाबाश, साथ साथ काम करना है मेरे भाई, साथ साथ काम करना है जी, हिम्मत, कोशिश, मेहनत। ऑनलाइन वालों करो भाई, आप करें, शाबाश शाबाश, नोट करें। जो बच्चा नोट नहीं करता ना उसके बाद रिवीजन के लिए कुछ भी नहीं होता। रिवीजन कहां से करेगा वो, नोट ही नहीं की चीजें कहां से करेगा, फिर दोबारा लेक्चर देखेंगे ऑनलाइन वालों जी। ऑनलाइन वाले लेक्चर इसलिए लेते हैं, हाँ कुछ बच्चे तो दूर बैठे हैं ना, वो तो ठीक है, कुछ बच्चे इसलिए ऑनलाइन के लेक्चर लेते हैं कि जी सर को 2-2 3-3 दफा सुनेंगे, वो एक दफा भी नहीं सुनते यार, एक दफा भी नहीं सुनते, लेक्चर ही नहीं पूरे लेते, वो अपनी मर्जी से कहते हैं यार ये लेक्चर तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये छोड़ देते हैं जी। भाई कर लिया नोट, कितना टाइम लगेगा, अच्छा कर लें शाबाश। थकना नहीं है आपने, थक ही नहीं सकते आप, क्यों भला, जवान है माशाल्लाह जी। थकता तो वो बंदा है जिसकी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं होता बच्चों, ऐसे मरे मुक्कों की तरह फिर रहे हैं ऐसे जी। मोहतरम जी जी हाँ मैंने ये लिखा, मैंने कहा जी और रिमेनिंग टेंजिबल एसेट नॉन करंट, ये प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के अंदर आ जाएंगे। हाँ एक्सेप्शन क्या है, प्रॉपर्टी नहीं, स्टैंडर्ड तो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट नहीं है ना, इसलिए लिखा है मैंने, ये लिखा मैंने कहा इस पर कौन से वाला, अच्छा असल में ना प्रॉपर्टी का लफ्ज मैंने इसलिए लिखा इसलिए मैंने माइनस नहीं किया इधर से, उस स्टैंडर्ड का नाम तो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट नहीं है ना, ये मैंने ये कहने की कोशिश की है इसका ट्रीटमेंट किसके मुताबिक करेंगे, इस स्टैंडर्ड के मुताबिक। लेकिन अगर आपने रेंट पर ले ली है प्रॉपर्टी तो उसके लिए कौन सा स्टैंडर्ड आ जाएगा, प्रॉपर्टी में 2 चीजें होती हैं, एक होता है चांद लैंड और दूसरा बिल्डिंग। ये तक बात समझ आई, इधर तक बात समझ आई, आगे चलो मेरे भाई। अब 2 चीजें होगी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में, क्या क्या आएगा, 2 चीजें, हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन, यानी सादा बात अपने बिजनेस के इस्तेमाल में अगर कोई चीज है, सही है मेरे भाई, वो क्या है, बोलो शाबाश, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, चाहे लैंड है, बिल्डिंग है, गाड़ी है, कंप्यूटर है, फर्नीचर है, जो भी है, या फिर प्रॉपर्टी के अलावा कोई भी चीज आपने इस मकसद के लिए ली कि वो रेंट पे देंगे। तीसरी कहता और फॉर एडमिन पर्पस, एडमिन पर्पस का मतलब होता है इंतजामी मूड को चलाने के लिए आपने कोई एसेट ले लिया ना, एडमिन पर्पस के भाई देखो ना एडमिन वालों का ऑफिस है उसमें एसी लगा हुआ है, वो क्या है बच्चों, बोलो शाबाश जी, उनके पास कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, वो क्या है बच्चों, ठीक है बच्चों बात समझ आई। एडमिन पर्पस के लिए इंतजामी अमूर को चलाने के लिए एक गाड़ी उनके हवाले कर दी बिजनेस ने, ये भी क्या है बच्चों, बोलो शाबाश। अगला दूसरी शर्त कहता आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज ड्यूरिंग मोर देन, यानी उनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होनी चाहिए, इसीलिए इन्हें नॉन करंट है ना, नॉन करंट। ये प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का स्टैंडर्ड किस पे लगेगा, बोलो शाबाश, नॉन करंट टेंजिबल एसेट्स पे। एक होता है इनटेंजिबल एसेट, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो R2 के सिलेबस में है। अब अगली बात सुननी है, कहता इट इज इंपॉर्टेंट टू डिफरेंशिएट करना प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को किससे, इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट वो होते हैं जो जितने नाम भी लिखे हुए हैं, सॉफ्टवेयर, ये पेटेंट राइट, इस तरह की चीजें, ये होते तो नॉन करंट एसेट ही हैं, लेकिन बच्चों इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस
नहीं होती। कहता है इनसे ना लहदा रखना है आपने। क्यों? कहता है दे डू नॉट हैव फिजिकल सब्सटेंस एंड देयरफॉर क्लासिफाइड एज प्रेजेंटेड सेपरेटली। इनके ऊपर स्टैंडर्ड अप्लाई होता है IS 38, वो उसकी अलहदा ट्रीटमेंट है। कहता है ऑल्दो दे आर आल्सो हेड फॉर लॉन्ग टर्म। कहता है बेशक ये लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए बिजनेस में इस्तेमाल हो रहे हैं और ऑपरेशंस को चलाने के लिए जरूरी है। भाई सॉफ्टवेयर जरूरी है ना, सॉफ्टवेयर नहीं होगा कैसे काम करेंगे। कहता है इंटेंजिबल एसेट आर अकाउंटेड फॉर, इसके मुताबिक हाईलाइट कर लें बस। दोबारा इस लाइन को मेरा नहीं ख्याल पढ़ने की जरूरत है, दोबारा पढ़ने की जरूरत, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। इसको आपको क्या करना पड़ेगा? इसको दोबारा पढ़ने की कतई जरूरत नहीं है, बस ये हाईलाइट कर लें इंटेंजिबल एसेट IS 38। आगे ये खुद पढ़ लीजिएगा यार, ये खुद पढ़ लेना बस, मैं आपको बता देता हूं। इन्वेंटरी, आपने बेचने की नीयत से जो चीज खरीदी है बच्चों, एक सिस्टम होता है जी, मैं पढ़ाऊंगा ये जाके, 2 सिस्टम होते हैं जी चीजों को रिकॉर्ड करने के, जो बेचने की नीयत से खरीदी। एक है इन्वेंटरी और एक क्या है? एक है परपेचुअल और एक क्या है? परपेचुअल सिस्टम में कहते ही इन्वेंटरी है। अगर इस तरह की चीजें आपके पास पड़ी हुई हैं, कहता इनको आपने नॉन करंट एसेट नहीं कहना, है एसेट ही। अगर साल के एंड पे बची हुई है तो है एसेट ही, लेकिन ये करंट एसेट है। कहता इस ये IS 16 नहीं है। क्या मेरी बात समझे है? ये बताने की कोशिश की। इफ अच्छा अगली बात ये मैं आपको बता देता हूं, ये आप पढ़ लीजिएगा जरा। इसमें ये कहना चाह रहा है, कहता जी आपका काम है जी प्लांट एंड मशीनरी को बेचना। किसको बेचना जी? आप एक खास किस्म की मशीनरी क्या करते हैं जी, मैन्युफैक्चर करते हैं और आगे क्या कर देते हैं। मिसाल के तौर पे एसी बनाने वाली कंपनी है, कोई भी कंपनी, इनका काम क्या है जी? एसीओ को बनाना। एसी या आप इस तरह कर लें जी, कोई प्लांट है, कोई खास किस्म का प्लांट है, इनका काम ही क्या है बच्चे? बोलो शाबाश जी, प्लांट को एसीओ को बेचना। अब एसी या प्लांट ये क्या है? नॉन करंट एसेट है। लेकिन अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी है और उसको बेचना आपकी कोर एक्टिविटी है, ये तो क्या, ये तो नॉन करंट एसेट नहीं है, ये तो इन्वेंटरी बन गई ना। लेकिन मेरे चांद अगर जिस मशीन से वो प्लांट एंड मशीनरी बनाई जा रही है वो तो आपके अपने इस्तेमाल में है ना, वो क्या है? ये जरा जल्दी से पढ़ लें। इफ एंटिटी मेन बिजनेस इज सेलिंग मशीन, दोज मशीनरी आर इन्वेंटरी आइटम एंड आर नॉट क्लासिफाइड एज। कहता हाउएवर वो वाली प्लांट एंड मशीनरी जो इन मशीन को बनाने के अंदर जिसको आपने सेल करना है, इस्तेमाल हो रही, वो क्या है? SPP। ओके मेरे भाई, ओए ओके है? अच्छा कहता जी द सेम गोज फॉर रियल एस्टेट बिजनेस, यानी रियल एस्टेट बिजनेस वालों का काम क्या होता है जी? प्रॉपर्टी खरीदी बेचती, ये तो इन्वेंटरी है। कहता लेकिन जिस बिल्डिंग में वो खुद बैठे हैं वो क्या है? अगर वो रेंट पे नहीं है तो वो फिर प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में आ जाएगा। डन? मैं कि बहुत स्पीड में तो नहीं बोल रहा, ये बहुत सारे बच्चों को ना ये कॉन्सेप्ट्स पहले ही पता है, इसलिए थोड़ा सा। अच्छा आगे आ जाए बच्चों, इस बात को आपको क्रैम करना पड़ेगा, लिखो CRAM, वेरी, 5 दफा लिख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हर स्टैंडर्ड में जाके ना ये बात बार बार आएगी, हर स्टैंडर्ड में जाके ना ये मेरे चांद बार बार ये वाली बात आनी है, हर स्टैंडर्ड में बार बार बात आनी है। ये रिकॉग्निशन का मतलब होता है रिकॉर्ड करना। क्या करना बच्चों? एक होता है मेजरमेंट और एक होता है बच्चों रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब है क्या किसी चीज को रिकॉर्ड करना भी है या नहीं। मतलब मिसाल के तौर पे घर में मेहमान आए, कहते हैं नहीं आपको नहीं जानते, अब्बा जी के दोस्त हैं, वो कहते नहीं बेटा अपने अब्बा जी को बुलाना। आप घर अब्बा जी ने कहा बेटा उन्हें कहो कि मैं नहीं हूं, आपने कहा जी अब्बा जी कह रहे हैं मैं नहीं हूं। इसका ये मतलब हुआ जी हमने पहले ये डिसाइड करना होता है क्या उन लोगों को ड्राइंग रूम तक लेके भी आना है या नहीं। हाँ फिर अगली बात ये है कि उन्हें सर्व क्या करना है, वो अलग बात है। अब पहला सवाल ये होगा, ये जो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट है क्या इसको किताबों में रिकॉर्ड भी करना है या? पहला सवाल ये है, इसका जवाब उसने देने की कोशिश की। कहता है रिकॉग्निशन, द कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ PP शैल बी रिकॉर्डेड, का मतलब रिकॉग्नाइज होता है एज एन एसेट सिर्फ तब इफ, पहले ये पढ़ लें, पहले बी पढ़ लें, द कॉस्ट ऑफ द आइटम कैन बी मेजर्ड। कहता किसी भी चीज की कॉस्ट को आप क्या कर लो? रिलायबली मेजर कर लो। अगर आपने कोई चीज खरीदी आपको यही नहीं पता कि इसकी कॉस्ट क्या है, वैसे ये इम्प्रैक्टिकल सी बात है, सही नहीं है ये वाली बात जो है, लेकिन बहरहाल आपने बस ये कहना जी अगर आपको किसी चीज की कॉस्ट का पता है फिर आपने उसे बोलो शाबाश प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के तौर पर रिकॉर्ड करना है। अगली बात,
इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विद द आइटम विल फ्लो टू द, जिस चीज को आप लेके आए हो उसे आपने प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में रिकॉर्ड तब करना जब उसकी कॉस्ट का आपको पता। और दूसरी बात, आज आपको पता है कि इस एसेट से हमने फ्यूचर में क्या लेना है, मुआशी फायदा। एसेट ले आए एसी, क्या इससे मुआशी फायदा मिलेगा भाई? मुआशी का मतलब इसकी बच्चों मार्केट में वैल्यू है, क्या है मेरे भाई, है ना बच्चों वैल्यू। ये आपके पास आ गया, ये आपके पास इस टाइम है बच्चों, इसकी वैल्यू है एक, इसको आपने इंस्टॉल किया, इससे आप हवा ले रहे हैं, इससे आप क्या ले रहे हैं बच्चों, बेनिफिट ले रहे हैं, मुआशी फायदा ले रहे हैं। क्या मेरी बात समझे हैं? गाड़ी है, गाड़ी से बेनिफिट ले रहे हैं। इसको आपने क्या करना है बच्चों, अगर ये दो शर्तें पूरी हो गई तो आपने प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के तौर पे चीज को क्या कर लेना है, यानी उसकी कॉस्ट होगी ना, किस अमाउंट से करना है वो अभी उसे कहते हैं मेजरमेंट। क्या कहते हैं मेरे भाई? पहले तो ये डिसाइड करना है क्या इससे रिकॉर्ड करना भी है या उसे कहते हैं रिकॉग्निशन। आगे आगे लिखें, ब्रैकेट ओपन करके लिखें, क्या इसको रिकॉर्ड करना भी है या नहीं। ये पहला सवाल है। आपने कहा हाँ करना है। अगर ये दो शर्तें क्या हो जाए मेरे भाई, अगला सवाल है किस अमाउंट पर करना है। अगला सवाल क्या है, हाँ ये जरा अहम बात होने लगी है। कहता इनिशियल मेजरमेंट और मेजरमेंट एट रिकॉग्निशन। इनिशियल का मतलब होता है एसेट आया आपके पास, इनिशियली शुरू में किस अमाउंट पे रिकॉर्ड होगा। अभी जो मैंने आपको जुबानी बातें बताई है ना, वो जरा जहन में लेके आनी है। कॉस्ट पर करना है, किस पे करना है, तवज्जो से, बहुत फोकस से। कॉस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? कॉस्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता जितने पे चीज आ गई है, बल्कि इसमें कुछ और खर्चे भी ऐड होने हैं। क्या मेरी बात समझ पाए हैं? और शुरू में याद रखना, आपने कभी भी चीज को मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड नहीं करना, बल्कि किस पे करना है, हमेशा एन आइटम ऑफ पीपी डेट क्वालिफाइज। कहता हाँ आपने एग्री कर लिया, इसको किताबों में रिकॉर्ड होना चाहिए। कहता एज एन एसेट, कहता शैल बी मेजर्ड एट इट्स मार्केट वैल्यू। नहीं, धोखा नहीं खाना कि जी मार्केट वैल्यू है उस पे कर लें। किस पे करना है, हाईलाइट कर लो, हाईलाइट करो। इसको काट दो, ये कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ कैश, इसको छोड़ो, इग्नोर करो इस बात को। आगे आओ मेरे भाई, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट मेरे भाई। यानी अब अगला सवाल ये है, अब कॉस्ट क्या है। पहला क्या सवाल था, रिकॉग्निशन क्या है। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट कर रहा है कि नहीं। दो शर्तें अगर पूरी हुई, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड, will give future benefit, it is probable का मतलब ये नहीं होता कि 100%, इसका मतलब एन मुमकिन है, इंशाल्लाह जी एन मुमकिन है। it is probable that future economic benefits will flow to the entity। आपने कहा ओके, दोनों चीजें सही हैं। अब आपने कहा हाँ इसको किताबों में रिकॉर्ड कर लो। अगला सवाल है किस पे करना, आपने कहना कॉस्ट पे। इसका अगला सवाल है व्हाट इज कॉस्ट। अब ये इट परचेज प्राइस इंक्लूडेड ड्यूटीज किसी भी किस्म की, इधर इंपोर्ट लिखा हुआ है, एंड नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्स आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट रिबेट्स। और बच्चों क्या, ये रिबेट्स को भी डिस्काउंट समझ लें बस। इकोनॉमिक्स में खैर उस्तादों ने आपको इसकी शायद डिटेल बताई हो, बहरहाल ये भी डिस्काउंट है। क्या है मेरे भाई, इधर आ जाए यार, ये ना ये बड़ी अहम बात है, ये जरा गौर से समझने वाली है भाईजान। इधर तो लफ्ज उसने लिख दिया ना, बड़ा सिंपल था, पर टैक्सेस फला, टैक्सेस की कई किस्में हैं भाई। इसकी तस्वीर ले लोगे आप, फिर घर जाके कल मैंने चेक कर लूंगा इंशाल्लाह आपने किया या नहीं। भाई इधर तो उसने सिंपल लिखा ना टैक्स बस। भाईजान नॉन रिफंडेबल टैक्स, कौन से टैक्स भाई, 1000 किस्म के तो टैक्स हैं। इसमें से कोई भी नाम आया, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, लोकल टैक्स, पता नहीं क्या, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी एंड एनी अदर ड्यूटी। और बात समझे हो? अच्छा अब है नॉन रिफंडेबल। कैपिटलाइज करना कहते हैं एसेट की कॉस्ट में एड इनटू द कॉस्ट ऑफ एन आइटम। रेवेन्यू एक्सपेंस कहते हैं शुड नॉट बी एडेड इनटू द कॉस्ट ऑफ एन आइटम। अगर क्वेश्चन आपकी तरह साइलेंट है, बोल ही नहीं रहा, चुप करके बैठा है, फिर क्या करना है, इससे नॉन रिफंडेबल समझना। डन मेरे भाई। अच्छा अगर डिस्काउंट हुआ माइनस कर देना है। आगे कहता मेरे भाई, आगे कहता था डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल का मतलब होता है जी ये खर्चा हुआ, क्या हुआ, एसेट को लेके आने में
कोई भी खर्चा हुआ जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, इससे एसेट की कॉस्ट में क्या कर देंगे। अच्छा अब जरा बात सुननी है जरा, कहता किस किस खर्चे को जो एसेट की वजह से हुआ उसको एसेट की कॉस्ट में ऐड करना है। कहता जी जहां से आपने एसेट लिया वहां से शुरू करें, और एसेट जहां आके इंस्टॉल हुआ, जहां आके क्या हुआ, इंस्टॉल हुआ, इधर तक जितने खर्चे हुए हैं, जब तक एसेट पर टेस्ट रन नहीं हो जाता, कहता इन सारे खर्चों को आप क्या करेंगे, बोलो शाबाश। जहां से, जिस दुकान से आपने एसेट को खरीदा, चाहे आपने लोकली खरीदा हो या आपने इंपोर्ट किया हो, वहां से लेके एसेट को इंस्टॉल करने के बाद भी खर्चा होता है टेस्ट रन, टेस्ट रन तक भाई जो खर्चे हुए, भाईजान जो खर्चे हुए हैं ये हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, इन्हें एसेट की कॉस्ट में क्या करना है, ऐड, इसे कहते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मैनेजमेंट इस एसेट को इंस्टॉल करके इस पे टेस्ट रन क्यों करना चाहती है, बताएं। ताकि क्या हो जी, इससे फायदा लिया जा सके। इसे कहते हैं जी, जिस तरह मैनेजमेंट की ख्वाहिश है ना इसको इस्तेमाल करने की, एसेट को इंस्टॉल करने के बाद टेस्ट रन भी तो करना है ना, भाईजान मैनेजमेंट की ख्वाहिश ये है इस पे टेस्ट रन किया जाए। कहता इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट, यानी जो मैनेजमेंट की क्या है, बोलो शाबाश, ख्वाहिश है, उस ख्वाहिश तक जो खर्चे हैं उसको क्या करेंगे, बोलो शाबाश। कहता जी द डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग द, लेके आना एसेट टू द, उस जगह, और उस वैसे जो मैनेजमेंट की ख्वाहिश है, नेसेसरी फॉर इट, जो खर्चे हुए जो जरूरी हैं, टू बी कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय, यानी सादा बात करूं ना, इस औखे अल्फाजों का मतलब ये है, मैनेजमेंट जैसे चाहती है ना एसेट को इस्तेमाल करना, जब तक वो काम नहीं हो गया आपने एसेट पे जो खर्चे हुए उसे क्या कर देना है, एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देना। गाड़ी आ गई बच्चों, अब गाड़ी को मैनेजमेंट इस्तेमाल करना चाहती है, गाड़ी पे क्या खर्चे होंगे, भाईजान शोरूम से जाके गाड़ी लेके आनी पड़ेगी, लेके आने का खर्चा, उसके बाद जो चलाने पे अगर भी खर्चा हुआ, यही होगा ना, गाड़ी को इंस्टॉल थोड़ी करना दीवार में। क्या मेरी बात समझे हैं जी, इसलिए ये लफ्ज लिखा है इंटेंडेड बाय। क्या था, दीज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में इंक्लूड, इसके अंदर क्या होगा, बोलो शाबाश, फला चीजें क्या हो जाएंगी बच्चों, शामिल हो जाएंगी। क्या होंगी मेरे भाई, कौन कौन सी, इधर पढ़िएगा जरा। कहता जी एम्प्लॉय कॉस्ट अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम द इंस्टॉलेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ द एसेट। अच्छा ये कल ना पढ़ा दूं, ये अभी क्या उसका नाम है, फिर क्वेश्चन भी ये करना है, क्वेश्चन साथ करेंगे फिर ही ज्यादा मजा आएगा इंशाल्लाह। क्या ख्याल है बच्चों आपका, क्या है, क्या ख्याल है कि अभी पढ़ा दूं, कल कर लें। अच्छा ठीक है, ये लेक्चर हम इधर खत्म कर लें, कल इंशाल्लाह इससे आगे गुफ्तगू स्टार्ट करेंगे। इजाजत दीजिए मेरे भाई, इधर अल्लाह हाफिज।